welcome to Easy Approach to Bio. I hope all of you are doing great. So guys, this is the lecture number 12 of your plant physiology lecture series. I hope आपको इससे पहले जितने भी lectures cover किए हैं आपको क्लियर है. इन केस उन प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आता है तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आज हम लेक्चर नंबर 12 में डिस्कस करेंगे C2 साइकिल के बारे में. ठीक है, इससे पहले हमने फोटोसिंथेसिस कंप्लीट की है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये पार्ट हमने कवर कर लिया है. उसके बाद हमने कैल्विन साइकिल यानी कि C3 साइकिल को कवर किया है. आज हम डिस्कस करेंगे C2 साइकिल के बारे में. C2 साइकिल क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे होता है एंड इसको हम क्यों पढ़ते हैं. जनरली C3 साइकिल हम पढ़ते हैं, C4 पढ़ते हैं, बट C2 पढ़ना क्यों जरूरी है, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे. ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि जो C2 साइकिल है उसको आप एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है फोटो रेस्पिरेशन. तो आपको C2 साइकिल पूछा गया हो, फोटो रेस्पिरेशन पूछा गया हो या फिर ग्लाइकोलेट पाथवे पूछा गया हो, तीनों सेम चीजें हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए C2 साइकिल पढ़ने से पहले, वो है C2 साइकिल ऑल्सो कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन. जो C2 साइकिल है उसको फोटो रेस्पिरेशन भी बोलते हैं. ठीक है, कौन से प्लांट्स में या किन प्लांट्स में C2 साइकिल देखा जाता है, वो है वीट, बार्ले, ओट्स एंड राइस. वीट, बार्ले, ओट्स एंड राइस, और भी कुछ नेम आप गूगल से देख के यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं. ठीक है, C2 साइकिल क्या है. C2 साइकिल एक डिसएडवांटेज है C3 प्लांट्स के लिए. ऐसा क्यों है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में जब हम पूरा साइकिल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा. C2 साइकिल को वेस्टफुल प्रोसेस भी बोलते हैं. ठीक है, एंड ये शो करता है वारबर्ग इफेक्ट. वारबर्ग इफेक्ट क्या होता है. वारबर्ग इफेक्ट एक वो इफेक्ट है जो फोटोसिंथेसिस को रोकता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा जब हाई टेम्परेचर होता है, बहुत ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ऑक्सीजन का हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और हाई लाइट की प्रेजेंस में आपका जो काम किया होता है फोटोसिंथेसिस ने, उसको इनहिबिट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं वारबर्ग इफेक्ट. ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज जो C2 साइकिल पढ़ते वक्त आपको याद रखनी है वो है वर्क डन बाय द फोटोसिंथेसिस इज अनडन बाय द फोटो रेस्पिरेशन. यानी कि इसको हम बोलते हैं वेस्टफुल प्रोसेस. क्यों वेस्टफुल प्रोसेस है, क्योंकि जितना भी फोटोसिंथेसिस ने काम किया, अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस के थ्रू ATP और NADPH का प्रोडक्शन हुआ. हमने देखा कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के थ्रू हमने ATP और NADPH को बनाया. उस ATP NADPH को यूज किया C3 प्लांट्स ने, यानी कि C3 साइकिल में ATP और NADPH का यूज किया, और यूज करके क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि अल्टीमेटली कार्बन को फिक्स किया. ठीक है, उस कार्बन को फिक्स करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी. उस एनर्जी को हमें प्रोवाइड किया गया फोटोसिंथेटिक प्रोसेसेस के थ्रू. अब C2 प्लांट क्या करते हैं, C2 साइकिल या फिर क्या होता है, C2 प्लांट में बोल गए, आई एम सॉरी. C2 साइकिल में क्या होता है, जितना भी काम किया होता है फोटोसिंथेसिस ने, फोटोसिंथेसिस के थ्रू जितना भी काम किया होता है उसको अनडन कर देता है. यानी कि जो कार्बन को फिक्स करने के लिए हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं सारे प्रोसेसेस, उस कार्बन को वो अनफिक्स कर देता है. तो इस वजह से हम बोलते हैं ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है. ठीक है, होप इट्स क्लियर. अब कंडीशंस क्या है, कब C2 साइकिल ऑपरेट होता है या फिर किन कंडीशंस में आप देखते हैं कि C2 साइकिल आपका चल सकता है. ठीक है, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड लेस हो. ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की आपकी कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है, जब वो कम होता है उस केस में आपका C2 साइकिल चला जाता है. और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हो, जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा हो, टेम्परेचर हाई हो, और रुबिस्को एक्ट करे एज अ ऑक्सीजनेज. रुबिस्को क्या है, रुबिस्को एक एंजाइम है, एक मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है बायोस्फीयर में. रुबिस्को की क्या प्रॉपर्टी है, वो एक्ट करता है कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज. लेकिन एक टाइम पे वो या तो कार्बोक्सिलेज एक्ट करेगा या तो ऑक्सीजनेज एक्ट करेगा, दोनों एक टाइम पे एक्ट नहीं करेंगे. ठीक है, तो जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई है और ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा है, अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो उस टाइम पे जो रुबिस्को है वो एक्ट करता है एज अ ऑक्सीजनेज, जिससे क्या होता है, पार्शियल लॉस ऑफ कार्बन फिक्स्ड बाय द कैल्विन साइकिल. यानी कि जो कैल्विन साइकिल के थ्रू आपने कार्बन को फिक्स किया था, वो ऑक्सीजनेज प्रॉपर्टी के थ्रू उस कार्बन को अनफिक्स कर देता है एंड ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है. ठीक है, C2 साइकिल कहाँ ऑपरेट होता है, यानी कि किन ऑर्गेनेलिज के अंदर C2 साइकिल देखा जाता है, वो है क्लोरोप्लास्ट,
peroxisome एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, C2 साइकिल आपको देखा था क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये 3 ऑर्गेनेली है जहाँ पे C2 साइकिल चलता है। ठीक है, ये है आपका C2 साइकिल। अब बिल्कुल ध्यान से स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते हैं इसको कि अल्टीमेटली कैसे काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे C2 साइकिल कब होगा, उन कंडीशन में जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन का अमाउंट भी ज्यादा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम है। ठीक है, उस केस में आपका C2 साइकिल ऑपरेट हो रहा है। सपोज कीजिए कि ऐसी ही कंडीशन है जहाँ पे आपका टेम्परेचर और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, तो RUBP क्या करेगा, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट में RUBP ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा और एक फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनाता है फॉस्फोग्लाइकोलेट। इसको C2 क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है, जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है, वो 2 कार्बन कंपाउंड है। इस वजह से हम इस पाथवे को बोलते हैं C2 पाथवे और C2 साइकिल। ऑलराइट, यहाँ पे RUBP ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाता है, साथ में फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फिर PGE क्या करेगा, C3 साइकिल में चला जाएगा, अपना काम करेगा एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट क्या होगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोलेट में। ठीक है, एंड एक फॉस्फेट का रिलीज हो जाता है। ग्लाइकोलेट क्या करेगा, ग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट से मूव करेगा पेरोक्सिसोम में। पेरोक्सिसोम में ये O2 को यूज करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन को ये यूज करेगा और कन्वर्ट कर देगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। ठीक है, ग्लाइकोलेट ऑक्सीजन को यूज करके कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड में एंड जब ये ऑक्सीजन को यूज करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइऑक्सिलेट में। ठीक है, ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसिन में, अब जो कि एक अमाइनो एसिड है। ठीक है, ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो गया। ग्लाइसिन जो है 2 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, ग्लाइसिन 2 मॉलिक्यूल जो है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा, अब ये ग्लाइसिन मूव करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, ग्लाइसिन जो है, यहाँ ग्लाइसिन 2 कार्बन कंपाउंड है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन मूव करेंगे पेरोक्सिसोम से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो टोटल कितने यहाँ पे कार्बन बन गए, यहाँ पे टोटल जो हो गए वो हो गए हमारे पास 4 कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पे ग्लाइसिन जो है ये कन्वर्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नेक्स्ट अमाइनो एसिड में, जिसका नाम है सेरीन। सेरीन जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, सेरीन 3 कार्बन कंपाउंड है। अब ग्लाइसिन 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन आए थे एंड एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन कितने कार्बन का बना होता है, 2 कार्बन कंपाउंड। तो ग्लाइसिन कन्वर्ट होता है जब सेरीन में, तो टोटल 4 कार्बन में से 3 कार्बन ही बने, तो एक कार्बन कहाँ गया, वो एक कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। ठीक है, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए या इसी कार्बन को फिक्स करने के लिए हमें इतना ज्यादा प्रोसेसेस पढ़ने पड़े, इतना ज्यादा ATP, इतना ज्यादा NADPH को यूज किया और फोटो रेस्पिरेशन में 2 मिनट के अंदर उस कार्बन को रिलीज कर दिया, यानी कि अनफिक्स कर दिया। तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है। ठीक है, इसके साथ जो NAD है वो भी कन्वर्ट होता है NADH में, लेकिन ये NADH का कोई यूज नहीं रहता क्योंकि आपने इतने ज्यादा ATP और NADH यूज किए हैं ऊपर उस कार्बन को फिक्स करने के लिए, जिसको इसने ग्लाइसिन को जब कन्वर्ट किया सेरीन में तो उस कार्बन को अनफिक्स कर दिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस पाथवे में या जब C2 साइकिल के किस फेज में कार्बन की अनफिक्सिंग होती है, तो आप बोलोगे जब ग्लाइसिन कन्वर्ट होता है सेरीन में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तब कार्बन की अनफिक्सिंग होती है। ठीक है, एंड साथ में यहाँ पे NH3 भी रिलीज होता है। अब ये जो सेरीन है ये वापस से मूव करेगा पेरोक्सिसोम में एंड कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोक्सी पायरुवेट में। यहाँ पे हाइड्रोक्सी पायरुवेट से फिर ये कन्वर्ट होगा ग्लिसरेट में। ग्लिसरेट में जब ये कन्वर्ट होगा तो NADH एनर्जी को यूज करेगा और NAD पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, ग्लिसरेट कन्वर्ट होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कहाँ पे मूव कर जाएगा, जो चला जाएगा C3 साइकिल के अंदर। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ATP, यहाँ पे ATP को यूज किया जाएगा और फिर ग्लिसरेट को कन्वर्ट किया जाएगा PGA में। PGA मूव कर जाएगा C3 साइकिल के। सारा पाथवे वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा है, बट एक प्रॉब्लम क्या आ गई, प्रॉब्लम ये आ गई कि यहाँ पे जो कार्बन को हमने फिक्स किया था उसको C2 साइकिल ने अनफिक्स कर दिया। कि क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन को उसने यूज कर लिया, RUBP ने ऑक्सीजन को यूज कर लिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज कर दिया। ठीक है, दिस इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ C2
साइकिल। इसी वजह से हम बोलते हैं कि ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है। तो प्रोसेस कैसे चला, फटाफट हम अगर रिवाइज करें, आरयूबीपी बाइंड किया ऑक्सीजन के साथ, फॉस्फोग्लाइकोलेट बना, फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन कंपाउंड है, प्लस पीजीए बना, पीजीए मूव कर गया C3 साइकिल में, ठीक है। फॉस्फोग्लाइकोलेट कन्वर्ट हो गया ग्लाइकोलेट में एंड वहां पे फॉस्फेट का रिलीज हो गया। ग्लाइकोलेट पर मूव कर गया पेरोक्सिसोम में, पेरोक्सिसोम में ग्लाइकोलेट कन्वर्ट हो गया ग्लाइऑक्सिलेट में, क्यों, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन को उसने यूज किया और कन्वर्ट हो गया ग्लाइऑक्सिलेट में एंड H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रिलीज कर दिया। ग्लाइऑक्सिलेट कन्वर्ट हो गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन में। ग्लाइसिन क्या है, एक अमाइनो एसिड है। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन कितने कार्बन कंपाउंड है, 2 कार्बन कंपाउंड है। जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन एंटर किए माइटोकॉन्ड्रिया में तो टोटल कितने बन गए हमारे पास, 4 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन बन गए क्योंकि 2 मॉलिक्यूल एंटर की है, एक मॉलिक्यूल 2 कार्बन कंपाउंड है। फिर वहां से 4 ग्लाइसिन में से ग्लाइसिन कन्वर्ट हो गया सेरीन में जो 3 कार्बन कंपाउंड है एंड दिस इज द pathway where the CO2 is released और where the carbon is unfixed, ठीक है। फिर ये सेरीन कन्वर्ट हो गया हाइड्रोक्सी पायरुवेट में, हाइड्रोक्सी पायरुवेट कन्वर्ट हो गया ग्लिसरेट में एंड ग्लिसरेट कन्वर्ट हो गया अल्टीमेटली पीजीए में जो वापस से चला गया C3 साइकिल में। होप आपको जो साइकिल है वो क्लियर है। अब क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, इस सीक्वेंस में बनते हैं कि कब कौन सी चीज कहाँ बन रही है। आपको आ सकता है कि पेरोक्सिसोम में क्या बनता है, ग्लाइऑक्सिलेट बनता है, ग्लाइऑक्सिलेट कन्वर्ट होता है ग्लाइसिन में, ठीक है। ग्लाइसिन कहाँ मूव करता है, अमोनिया कहाँ रिलीज होता है, कार्बन की अनफिक्सिंग कहाँ होती है, यहाँ पे इस साइकिल से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पाथवे रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इस इमेज में हम देखते हैं कि आरयूबीपी कैसे एक्ट करता है एज अ कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। आरयूबीपी है, आरयूबीपी जो है राइबो, ये जो रुबिस्को अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा, ठीक है, और केल्विन साइकिल चला देगा। अगर टेम्परेचर कंडीशन खराब है यानी कि ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा एंड फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है तो जितनी भी एटीपी और एनएडीपीएच का यहाँ प्रोडक्शन हुआ था उसको ये यूज करके उस एटीपी और एनएडीपीएच को यूज करके ये अल्टीमेटली क्या कर रहा है, उस कार्बन को अनफिक्स कर रहा है, जिसको फिक्स करने में आपने इतना एफर्ट डाला था। आई होप आपको C2 साइकिल क्लियर है, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। इन केस आपको कोई भी डाउट आता है इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जहाँ पे मैं क्वेश्चंस डाल दूंगी और आप वहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं कि आपने कितना लर्न किया, ठीक है। वहाँ पे भी आप मुझे पर्सनल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ आगे फर्दर गाइडेंस चाहिए, ठीक है। आई होप द लेक्चर वाज यूजफुल। If you like the lecture, don't forget to like, share and subscribe this channel and also share these videos to your friends also so that they can also get the benefit of these free lectures. Thank you everyone. See you in the next video. Thank you so much.